हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये नया चैप्टर्स, नया कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है, स्पेशली 11th का। तो इस 11th का ये जो कोर्स है हम लोग का पूरा एंड तक उसको जाएंगे, पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेके वेव तक हम पहुंचेंगे। पूरा A to Z आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, DPP कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक एक क्वेश्चन आपको करना है और एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप इंस्टा में, FB में, कहीं भी आप पूछ लो। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक दिया हुआ रहेगा। तो बात यहाँ पे आता है, जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई ये वीडियो पसंद आए, फायदेमंद लगे, तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो ये चैप्टर में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये सारे चीज हम देखेंगे। पहले तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस होता है, यूनिट होता क्या है, डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले यूनिट होता क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। हमने सुना होगा, बचपन में सुना था या फिर अर्लियर क्लासेस में आपने सुना था, ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी है सबको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इसको जाके अभी इलेबोरेटली हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा टाइप का है। मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे लिख के बता दिया, ताकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, आपको बस नोट भी करना चाहिए, है ना। तो मैं वैसे ही नोट प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले क्लास के लिए मैंने ऐसा थोड़ा ये करा, लेकिन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एंड तक आप देखते रहिए, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट वगैरह पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। पहले तो बात होता है फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो डील करता है पूरा नेचर को लेके। द फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द लॉज ऑफ नेचर। नेचर में जो लॉ होता है, हवा चल रहा है, फोर्स लग रहा है, लोग चल रहे हैं, ये सारे चीज एक्चुअल में जितना भी इन्वायरमेंट है, जितना भी नेचर होता है, सारे के सारे लॉ को हम डिस्क्राइब करते हैं फिजिक्स में। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक चीज, पहला जो हमारा शब्द है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज है। ये फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे डायरेक्टली आप मान लो लेंथ को आपने मेजर कर लिया, थोड़ा ऐसे नाप लिया, स्केल से नाप लिया कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, ऐसे नाप लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आलू 10 किलो हम नाप लेते हैं, इसको हम डायरेक्टली नाप सकते हैं। तो ये हो रहा है हमारा डायरेक्टली इसको मेजर करना। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी ना नेचर ने दिया है, बट यूनिट्स जो हम पढ़ते हैं ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया, जैसे हम लोगों ने बनाया। क्योंकि लोग फंस जाते हैं यार, मतलब कहाँ पे आज जाके दुकान में जाके क्या बोलेगा, आलू 10 लीटर, मतलब आलू बोलेगा, उसके बाद क्या बोलेगा, बाजार से क्या लाना है, कितना लाना है, वो तो बोल नहीं पा रहे। लोग अपना क्या करें, कन्वीनियंट वे से बना लिए ये। तो यूनिट का जन्म कौन दिया? इंसान ने दिया है। तो यहां से शुरुआत होता है हमारा इस चैप्टर का। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे आपका हो गया मास, हो गया फोर्स, हो गया लेंथ, हो गया टाइम, हो गया करंट, हो गया, ये सारे चीज फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए जिसको हम लोग मेजर करना चाहिए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल हो गया, जैसे करंट हो गया, मास हो गया, जैसे आप किलोग्राम से मेजर करते हो, फोर्स हो गया न्यूटन से, आप जानते हो ये सारे चीज। लेंथ मीटर से, किलोमीटर से हम डिफाइन करते हैं। टाइम, जैसे हम समय ये घड़ी से, वॉच से देख लें, अच्छा 10 घंटा हो गया, टाइम सेकंड हो गया। करंट एम्पियर से मेजर कर लेते हैं। उसके बाद आपका एक दूसरा प्रोसेस आता है जो मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी कंपेयर अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। कोई भी एक अमाउंट ऑफ एक फिजिकल क्वांटिटी, मान लो एक अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे आपका 10 लीटर दिया हुआ है। तो ये अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हम कंपेयर करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को, जो कंपेयर करने वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेजरमेंट। तो यहां पे मैंने जो बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्वांटिटी हो गया। अब ये एक नंबर है, देखो 10 एक नंबर हो गया, ये लीटर एक अलग चीज है, लीटर कुछ शब्द है, उस शब्द को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और इसको हम लोग 10 को हम लोग बोल रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे स्टैंडर्ड
क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको कंपेयर करने देखो, ये 10 टाइम्स ऑफ 1 लीटर, ये 10 टाइम्स ऑफ 1 लीटर है कि नहीं, तो ये 1 लीटर जो है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। यूनिट क्या है वो भी बताया जाएगा आपको। तो ये चीज हो गया आपका स्टैंडर्ड यूनिट, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। अब यहाँ पे एक चीज आता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब एक फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम दो चीज से डिफाइन कर रहे हैं। एक हो गया उसका अमाउंट, या फिर आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ अब एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रहा है। तो यहां पे देखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी Q इक्वल्स टू N इनटू U। N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप बोल सकते हो U इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये सारे चीज यहां से आपको डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पे हम लोग ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट में हम पहुंच गए। यूनिट होता क्या है, ये सारे चीज अभी हम डिस्कस करने वाले। यूनिट होता क्या है? यूनिट होता है ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो वही क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, व्हिच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। तो अभी हम यूनिट पढ़ने वाले हैं, यूनिट को इलाबोरेट करते जाएंगे आगे जाके, है ना। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड, with respect to some standard magnitude of that same quantity। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हो उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए, उसके साथ हम उसके रेस्पेक्ट में ही हम देखते हैं, और उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने वेल डिफाइंड करके लिखा हुआ है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी which has a constant magnitude, these are called units। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे with respect to a standard magnitude, एक standard magnitude के respect में हम सब सारे के सारे physical quantity को क्या करते हैं? measure करते हैं। बात समझ में? लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जैसे 10 लीटर था और 1 लीटर, 10 multiplied by 1 liter, that 1 is what? 1 आपका यही स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड था और उसका वैल्यू कांस्टेंट था। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर ये सब चीज आ रहा है तो उसी को हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वो होना चाहिए वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए? वो यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। किसी भी चीज को पकड़ के आप इसको नहीं बोल सकते हो कि ये यूनिट हो गया। दूसरा हो गया ये इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल और रिप्रोड्यूसिबल। आप इसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ये खत्म नहीं हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तीसरा हो गया उसका साइज ना बहुत बड़ा हो जाए ना बहुत छोटा हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक मिलीमीटर, आपने सुना ही होगा मिलीमीटर। अब ये जो मिलीमीटर है, वो मिलीमीटर क्या है? मिली हमारा प्रीफिक्स है, मीटर एक्चुअल में यूनिट है। कि मिलीमीटर बहुत ही छोटा होता है, बहुत बड़ा लेंथ को आप मेजर करने के लिए मिलीलीटर को लेते जाओगे तो बुढ़ा हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है? ये दाढ़ी बाल आपका क्या हो जाएगा? पक जाएगा, आप मेजर नहीं कर पाओगे। इसीलिए उसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं मानते, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड नहीं मानते, इसीलिए वो मैग्नीट्यूड वो हमारा यूनिट नहीं होता। तो मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे यूनिट का कुछ एग्जांपल भी मैंने लिखा है, जैसे टाइम हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे यूनिट है। तो ये इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये मैंने ऐसे इसीलिए अच्छे से लिखा है क्योंकि आपका ये सारे आपको क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। बात समझ में आ रहा है? आपको भी लिखना चाहिए, आप लिखते जाओ। क्लास कराते जा रहा हूं मैं, आप लिखते जाओ अच्छे से, आप नोटबुक बनाओ उसके लिए, है ना। और यहाँ पे आपको बोर्ड के लिए की भी काम आने वाला है। बोर्ड में आपको ये सब पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल और रिप्रोड्यूसिबल। इसका साइज ना बहुत ही छोटा बड़ा हो जाए ना बहुत ही छोटा हो जाए। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मिलीमीटर करके एग्जांपल मैंने दिया था, मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। अब यहाँ पे इट शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, जैसे आपने ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया, तो वो जो यूनिट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 1 मीटर लेंथ ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? 1 सेकंड ही रहेगा, उसका उतना ही ड्यूरेशन रहेगा। फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो जाए, अब प्रेशर वैक्यूम प्रेशर बना लो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? उस फिजिकल क्वांटिटी के कारण, उस फिजिकल कंडीशंस के कारण उसका कोई चेंज नहीं होता है। तो वो कंडीशन जब सेटिस्फाई कर लेगा, ये चारों के चारों कंडीशन अब जब सेटिस्फाई हो जाएगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलना चालू कर देंगे कि ये एक यूनिट है।
जो यहाँ पे दो टाइप का क्वांटिटीज है, उस दो टाइप का हम क्वांटिटीज को किसी सारे के सारे इन नेचर में जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये दोनों को हमने डिराइव करा दो टाइप का, एक हो गया फंडामेंटल, दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल तो लग रहा है नाम से, अच्छा ये बेसिक टाइप का सुना है, मतलब समझ में ऐसा टाइप का आ रहा है। एग्जैक्टली फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करता, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो दूसरे पे रिजॉल्व भी नहीं कर सकते उसको। जैसे देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये इंडिपेंडेंट है और इट कैनॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर क्वांटिटी, उसको रिजॉल्व करके दूसरा क्वांटिटी नहीं बना सकते हो। तो ये सारे हो जाते हैं हमारा फंडामेंटल। लेकिन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एक हो गया मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और इंटेंसिटी हो जाता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो जा रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जा रहा है। ये सारे हमारा क्या है एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मैंने सबका नाम ऐसे लिख दिया, इंटेंसिटी यहाँ पे लिखा, ये लुमिनियस इंटेंसिटी भी कहा जाता है और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी इसको बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीज हम आगे जाके और भी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा बात आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? वो डिपेंड करता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब किसी से वो डिराइव्ड हो रहा है, नाम से आपको पता चल रहा है ये किसी से डिराइव्ड हो रहा है, नाम से पता चल रहा है किसी और से डिराइव्ड हो रहा है। अब डिराइव्ड कहां से होगा भैया? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से क्यों डिराइव हो रहा है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को हम दो डिवीजन में डिवाइड करा, एक फंडामेंटल एक डिराइव्ड। बात समझ में आ रहा है? फंडामेंटल तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। हाँ, तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा? बचा तो फंडामेंटल है, जो भी है डिराइव्ड हो गया, बचा फंडामेंटल डिपेंड कर रहा है वो बात समझ में आ गया? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एक एग्जांपल हो गया आपका स्पीड। स्पीड को क्या लिखते हो आप? स्पीड आप जानते हो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा यूनिट से, कौन सा फंडामेंटल यूनिट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? लेंथ के साथ। तो आप बोल सकते हो स्पीड इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो जा रहा है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही हम लोग इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अभी हम लोग पढ़ने वाले प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ये सारे चीज़ पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ लिया होगा, एफपीएस आपने पढ़ा होगा, सीजीएस सिस्टम आपने सुना होगा, उसके बाद आपने एमकेएस सिस्टम सुना होगा, एसआई सिस्टम आपने सुना होगा। ये सारे चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पुराना जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं एफपीएस। वो अभी तो है ही नहीं, वो तो गायब हो गया कोई उसे यूज़ ही नहीं करता। बहुत पुराना एंशिएंट टाइम में उसको कराता था। एफपीएस सिस्टम हो गया, जैसे आपका फुट हो गया, पाउंड हो गया और यहाँ पे सेकंड हो गया। एफपीएस, एफ होता है लेंथ का यूनिट, पी होता है मास का यूनिट, और ये जो एस होता है वो टाइम का यूनिट होता है। दूसरा आता है हमारा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या आता है? लेंथ का हो गया सेंटीमीटर, सीजीएस सॉरी। दूसरा आता है हमारा सीजीएस यूनिट। सीजीएस से सी होता है सेंटीमीटर, जी होता है आपका मास का यूनिट जैसे ग्राम बोलते हैं, एस होता है आपका सेकंड टाइम का यूनिट होता है। तो ऐसे ही से डिफाइन हुआ। और आता है एक एमकेएस जो मोस्ट पॉपुलर है, वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन ये तीन यूनिट को ही डिराइव करा, और तो इसीलिए अभी उसके बाद हमने ऐसा यूनिट को डिराइव कर दिया गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम एमकेएस यूनिट जो पॉपुलर है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखो एक हो गया आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ का होता है वो मीटर हो रहा है, मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, और एस हो गया टाइम का यूनिट जो सेकंड है। चौथा वाला होता है हमारा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है जो मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है जिसको भी हम लोग यूज करते हैं। जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो एंगल्स होता है। एक हो गया आपका प्लेन एंगल हो गया और दूसरा सॉलिड एंगल हो गया। और यहाँ पे जो 7th फंडामेंटल यूनिट्स है जो एसआई सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये सारे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एक एक करके अभी समझाने वाला हूं कैसे कैसे आगे बढ़ना है। हाँ तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग एसआई यूनिट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, अब फिर एफपीएस हो गई। ये सारे चीज़ आपको मैंने ऐसे ही बता दिया था, लेकिन वो उतना ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप देख सकते हो अपने किताब से, कोई भी किताब से, एनसीईआरटी किताब से आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई यूनिट हमें पढ़ेंगे, और एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे 3 टाइप का यूनिट्स है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट। एक हो गया फंडामेंटल, दूसरा हो गया डिराइव्ड, और तीसरा हो गया आपका जो सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट अलग टाइप का होता है जिसको हम लोग एंगल्स बोलते हैं। जैसे एक हो गया प्लेन एंगल, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग उसको निपटाते हैं ना।
तो पहला देखो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ये मेजरमेंट के लिए हम ये 3 टाइप के यूनिट को कॉमनली यूज करते हैं। एक हो गया फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा हो गया डिराइव्ड यूनिट्स, और तीसरा हो गया आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हाँ, तो यहाँ पे एक एक करके हम इसको निपटाते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम लोग बेस यूनिट बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे 7 टाइप का फंडामेंटल यूनिट्स है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। 7 टाइप का जो भी है हमने पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। अभी फिलहाल देखते हैं। एक लेंथ होता है जो फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ हो गया। इसका एसआई यूनिट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें सीजीएस यूनिट भी साथ में, क्योंकि आपको कभी कभी यूज होता है इसका। और नोटेशन जो हम डायमेंशन में यूज करते हैं, विल बी यूज्ड इन डायमेंशन। कहां पे? डायमेंशन में हम इसको यूज करेंगे। तो यहां पे देखो एक एक करके लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है। इसको हमने इसको डिफाइन करते हैं छोटा m से। और इसका ऐसा यूनिट होता है सेंटीमीटर, और इसका नोटेशन होता है कैपिटल L। मास होता है केजी, जिसका हम लोग किलोग्राम बोलते हैं। अगर सीजीएस यूनिट देखा जाए तो ग्राम होता है, और फिर m होता है। टाइम का यूनिट देखा जाए तो s होता है, जिसका नाम है सेकंड, जो स्मॉल लेटर स्मॉल s से हम डिनोट करते हैं। इसका सिंबल है ये छोटा s अगेन आ रहा है, जो सीजीएस यूनिट में। टाइम का यूनिट, सीजीएस, एसआई यूनिट हर सिस्टम में आपने देखा है सारे के सारे सेम होता है। उसका जो नोटेशन है वो कैपिटल T है। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से, ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन होता है, और उसका हम लोग यूनिट को ऐसे सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल K है। और सीजीएस यूनिट में वो डिग्री सेल्सियस होता है। वो बहुत ही रेयरली यूज होता है, फिर भी हम लोग डिग्री सेल्सियस, कभी आपने सुना होगा 15 डिग्री 25 डिग्री ये सब होता है ना। तो ये हमारा सीजीएस यूनिट है, और उसका जो भी नोटेशन है वो हमारा थीटा होता है। करंट होता है, करंट हो गया एक एम्पियर हो गया, और उसका हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। सीजीएस में भी अगेन एम्पियर होता है, और उसको नोटेशन आई या फिर ए, आप दोनों में से एक दे सकते हो। हम लोग ज्यादातर यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग ए से ही डिनोट करेंगे, मैं ऐसे ही डिनोट करता हूँ। जो इंटेंसिटी है, लुमिनियस इंटेंसिटी जो है वो एक्चुअली लाइट का ही होता है ना, ब्लैक बॉडी का वगैरह वगैरह, ये सब रेडिएशन के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको लुमिनियस इंटेंसिटी जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। इसका नाम है कैंडेला, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं CD से। और उसका जो सीजीएस यूनिट है वो डिफाइंड नहीं है, सीजीएस यूनिट इंटेंसिटी का नहीं है। और इसका सिंबल होता है, जो नोटेशन है वो CD है। और उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका हम लोग ऐसा यूनिट में मोल बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है मोल। और अगेन वो सीजीएस में डिफाइंड नहीं है। फिर यहाँ पे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका नोटेशन है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं मोल, MOLE। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट, और 7 फंडामेंटल यूनिट हमने अभी थोड़ा लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था। ये फंडामेंटल यूनिट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, और उसको रिजॉल्व हम दूसरे को डिराइव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बट इसको निकालने के लिए हम दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? तो इसको तोड़ के आप दूसरा एक यूनिट नहीं बना सकते, ये भी है। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा डेराइव्ड यूनिट, जो हमारा बी पॉइंट है, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या होता है हम जानते हैं, जो डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट्स पे, इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। अब यहाँ पे डेराइव्ड यूनिट जो है वो किसी भी एक डेराइव्ड यूनिट को हम ले लेते हैं। जैसे स्पीड होता है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमने पढ़ा था, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो डिस्टेंस या पे टाइम, और डिस्टेंस को हम लेंथ के साथ डायमेंशन पे या फिर यूनिट में हम बोल सकते हैं। इसमें कौन सा क्वांटिटी है, ये कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारा लेंथ वाला आ रहा है। तो लेंथ यहाँ पे हमने करा ये लेंथ, और ये टाइम तो टाइम ही है। अगर इसका यूनिट देखा जाए तो लेंथ का यूनिट m होता है, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड, और फिर यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। दूसरा आप यहां से देख लो, ये फोर्स है। फोर्स इक्वल, हम जानते हैं न्यूटन बाबा ने हमें बताया कि न्यूटन F इक्वल्स टू फादर इक्वल्स टू मदर, यहाँ पे होता है F इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो m इनटू एक्सीलरेशन मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये m तो मास हो रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय आप टाइम लिख सकते हो, और इसको अगेन लिख सकते हो लेंथ डिवाइडेड बाय ये आपका टाइम आ गया, तो टाइम स्क्वायर, जैसे मैंने पहले लिखा था, और साथ में उसका मास है, साथ में उसका मास है। अब मास का यूनिट तो केजी है, हम लोग ऐसा यूनिट में डिराइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा यूनिट में जा रहे हैं।
मास का यूनिट केजी है, लेंथ का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो यहाँ पे नीचे सेकंड स्क्वायर आ गया। और इस यूनिट को न्यूटन बोला जाता है। इस न्यूटन यूनिट, कोई भी यूनिट अगर हमने पहले क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट मतलब वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये न्यूटन जो है ना वो वेल डिफाइंड है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको डिफाइन करके गया है, ये डिफाइंड किया हुआ है, इसीलिए हम इसको यूनिट बोल सकते हैं। ये ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आता है जो सी है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो क्या है, एक होता है एंगल, उसका यूनिट होता है रेडियन, और हम इसको नोटेशन जो डिनोट करते हैं स्मॉल RAD, रेड, ऐसा करके। दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन बोला जाता है। उसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, और इसका जो सिंबल है STR, मतलब स्टेरेडियन का वही है। अब यहाँ पे दोनों चीज को हम थोड़ा समझेंगे, एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, दोनों का अंतर क्या है। सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आपको फील आना चाहिए। फिलहाल ये आपका क्लास 12th में आपको ज्यादा जरूरत पड़ता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वगैरह वगैरह चीज आपको मिलते रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते वक्त हमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट दिया रहता है, तो इन जनरल मैं वहां पे पढ़ाता हूं, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे भी आपको एक समझा दूंगा, थोड़ा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूंगा, सॉलिड एंगल होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ना था एंगल। एंगल क्या है, एंगल तो आप जानते ही है कि एक रेडियस होता है, एक सर्कुलर आर्क से इसको अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये पिज्जा का टुकड़ा बना बोल सकते हो, ये वाला। अब यहाँ से देख लो, इससे मैंने क्या करा, एक ओरिजिन O है, इसका रेडियस R है, और ये सबटेंडेड एंगल, ये दोनों रेडियस के सबटेंडेड एंगल है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल। और ये हमारा होता है आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ होता है जिस सर्कल से आपने इसको निकाला था, और उस आर्क का सेंटर कौन है, O है। ओके, अब इस सिचुएशन में एंगल हम लिखते हैं, एंगल अल्फा इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ या फिर सर्कुलर आर्क, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। अब ये इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, तो ये हमारा रेडियन था। अभी हमें पढ़ना है थोड़ा सॉलिड एंगल का फील दिलाते हैं आपको। अभी ये वाला तो थोड़ा फील दिलाऊंगा, यहाँ पे पूरा फील नहीं आएगा आपको, वैसे ही मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको अच्छे से फील आने वाला है। कॉनिकल शेप, आपने तो आइसक्रीम खाता है ना, कोन टाइप का आइसक्रीम, उसमें ठोस ठोस के भरता है, आपने देखा होगा ना, तो उसको ठोस ठोस के भरने के बाद जो एंगल बनता है अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। बात समझ में? एक स्फेयर को अगर आप एक कॉनिकल रीजन उसका निकाल लेते हो, एक स्फेयर से अगर एक कॉनिकल रीजन आप निकाल लेते हो तो वो बन जाता है सॉलिड एंगल। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वैसा ही है, मैंने क्या करा, ये 3 डायमेंशनल रीजन बाउंडेड बाय कॉनिकल सरफेस, ये कॉनिकल सरफेस है, चारों की ओर से ऐसे कोन ऐसे बन रहा हुआ है, तो ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा टाइप का होता है ना, ऐसा टाइप का, तो ये है कौन, ये होता है कौन, तो ये कॉनिकल रीजन यहाँ पे जो बाउंडेड है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। वो दिस इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये ओमेगा आप जानते हो ना, ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस का यूनिट आपने लिखते हैं, ये फेमिलियर है, रेजिस्टेंस निकालते वक्त ये स्टैटिक रेजिस्टेंस ही होता है ना। तो इस सिचुएशन में हम उसमें नहीं जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमारा कॉनिकल रीजन है, इसका रेडियस यहाँ पे R है, उसको डिनोट कर रहे हैं ओम से, और ये ओमेगा से, और ये आपका रीजन ये वाला एक कैप बन जाता है। अब इसका जो यहाँ पे क्या बन रहा है एक्चुअल में, ऐसा टाइप का, एक ऐसा टाइप का बन रहा है। अभी आपको आइसक्रीम टाइप का दिख रहा है ना, आइसक्रीम टाइप का दिख रहा है, तो ये वाला एक रीजन है, उसका एरिया इक्वल्स टू दैट ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर। सो यहां से आप सॉलिड एंगल सीधा सीधा लिख सकते हो, सॉलिड एंगल कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ दैट कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये आ जाता है। बट यहाँ पे जो एरिया होगा ना, तो वो एरिया, जिस सरफेस का एरिया आप देखते हो, वो सरफेस हमेशा इस रेडियस का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये चीज हम बाद में जो सॉलिड एंगल के बारे में बोलूंगा उस टाइम आपको बताया जाएगा, अब टेंशन मत लो, ठीक है ना। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वही डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो पढ़ेंगे अगले क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिए और जम के पढ़ाई करिए। और आपको एक मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क जैसे मैंने यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात किया था, वो डिराइव्ड यूनिट में आपको ऐसा एनर्जी का डिराइव्ड यूनिट बताना है। एनर्जी गलत लिख दिया स्पेलिंग यार, सर को स्पेलिंग भी नहीं आता है ना। एनर्जी, उसके बाद आप प्रेशर, उसके बाद आप क्या लिखोगे, फोर्स तो हमने लिख दिया, फिर मोमेंटम, फिर आपने उसके बाद हाँ ठीक है, इतना चलेगा। ये तीन टॉपिक, ये तीन जो मैंने क्वांटिटीज लिखा, फिजिकल क्वांटिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट आपको निकालना है। एनर्जी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² या फिर mgh बोल सकते हैं, है कि नहीं, बोलो भाई। प्रेशर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और यहाँ पे जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये तीनों का आप सिर्फ यूनिट आपको डिराइव करके मेरे को बताना है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, उस कॉन्सेप्ट से शायद आप इसको करने में आपका हेल्प होगा। अगर हेल्प हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से आप पूछ लीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगले क्लास में जब आप आएंगे, अगले क्लास में आप आने से पहले आप ये सारे चीज आप एक बार रिवाइज करके आना। और डायमेंशन एनालिसिस तक आप एक बार थोड़ा एनसीईआरटी किताब खोल के उसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा और अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर।